फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम विज्ञान विषय को लेकर चल रहे थे और उसमें विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। जो पिछला हमारा टॉपिक था ध्वनि, और बाकी भौतिक विज्ञान के अंदर हम बाकी टॉपिक टच कर चुके हैं, लेकिन हम अब ध्वनि पर पहुंच चुके हैं। और ध्वनि के अंदर भी हमने उसका पहला पार्ट है उसको बारे में जानकारी हासिल की थी। और ध्वनि के बारे में जो पहला जो पार्ट था, उसमें लेसन था, उसमें हमने प्रमुख रूप से उस ध्वनि क्या है, इसके गुण वगैरह उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ध्वनि कैसे काम करती है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ध्वनि डायरेक्ट अगर कोई पूछ ले ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की उसको ज़रूरत पड़ती है। और ऊर्जा तरंगों के माध्यम से दोस्तों प्रमुख रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जब ऊर्जा तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो कंपन करती है। और ऐसे इस प्रकार से एक स्थान जहाँ पे कंपन हुआ तो वो वही कंपन दूसरी जगह कंपन करेगा और धीरे धीरे ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, ऊर्जा के जो तरंगें थी, प्रमुख रूप से हम तरंगों के बारे में जानकारी हासिल की थी। तरंगें कितने प्रकार की होती है? तरंगें दो प्रकार की हमने डिस्कशन किया था। एक थी यांत्रिक तरंगें, दूसरी अयांत्रिक तरंगें थी। यांत्रिक तरंगों के बारे में हमने जानकारी पूरी रूप से कल पिछले वीडियो में हासिल की थी, लेकिन इस वीडियो में हम अयांत्रिक तरंगों के बारे में जानकारी हासिल करने वाले। लेकिन उसकी जो परिभाषा है अयांत्रिक तरंगों की, वो हम हासिल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उसमें हमने डिस्कशन किया था कि अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, जबकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। अयांत्रिक तरंगें कहें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहें, उसमें कोई अलग चीज़ बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें या अयांत्रिक तरंगें कौन कौन सी है, उनका प्रमुख उपयोग क्या है, उनके बारे में हम प्रमुख आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला कि इनकी खोज किसने की और इसका प्रमुख रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है। और प्रमुख अयांत्रिक तरंगों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानकारी हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों, अयांत्रिक तरंगों के बारे में जानकारी हम हासिल करते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात करा देता हूं कि ऑल जीके सेंटर पर अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार आ रहा है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, एजुकेशन से संबंधित चैनल। दूसरे वीडियो में भी अपना टाइम जाया करते हो, लेकिन दोस्तों अगर इस तरह की वीडियोज़ देखोगे एजुकेशन से संबंधित, तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है। लाइफ में कुछ न कुछ चीज़ ऐड ही होने वाली है, जिससे आपकी वैल्यूशन है वो बढ़ने वाली है। बाकी वाले कॉमेडी वगैरह कुछ भी कैसे भी वीडियो देखोगे दोस्तों, तो उसमें आपकी वैल्यू ऐड नहीं होगी। अगर जीके से संबंधित हो या जानकारी से संबंधित हो, कहीं पे भी बात होगी तो आपको अगर उसकी जानकारी आप बात कर पाओगे। और मेरा मानना है कि आपके जीवन में ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से वैल्यू की है जो बढ़ोतरी होगी। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ऑल जीके सेंटर पर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जीके से संबंधित चैनल है और इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, पहली बात में जो विद्युत चुम्बकीय जो किरणें थी, हम उनके बाद में यांत्रिक किरणों की तरंगें थी, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अयांत्रिक तरंगें टॉपिक है हमारा आज। अयांत्रिक तरंगें, अयांत्रिक दोस्तों टॉपिक है हमारा अयांत्रिक तरंगें। देखिए, अयांत्रिक तरंगों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल करने वाले हैं। देखिए, अयांत्रिक तरंगें कौन कौन सी हैं, उनके सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। अयांत्रिक तरंगों के जो नाम है यहाँ पे देखिए, अयांत्रिक तरंगें सबसे पहले तरंगें, और उसके बाद खोज कौन से व्यक्ति ने की थी, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे उपयोग। इसके उपयोग क्या क्या होते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानकारी हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अयांत्रिक जो तरंगे हैं उनके बारे में, अयांत्रिक तरंगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली किरण है गामा किरण। आपने कई बार सुना होगा गामा किरण का नाम, गामा किरणें। गामा किरणें की खोज किसने की? तो गामा किरणें की खोज बैकुरल ने की थी। बैकुरल नाम के एक विज्ञान के जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने जो है गामा किरण की क्या की थी? खोज की थी। इसकी जो प्रमुख रूप से इसकी जो विशेषता है, देखिए उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले इसका एक गुण है वो बता देता हूँ। ये गुण है इसका वेदन क्षमता। किसी भी चीज को वेदने की क्षमता, वेदन क्षमता सर्वाधिक।
दोस्तों इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। किसकी उपयोग होता है इसका? देखिए तरंगें जो प्रमुख रूप से पहली किरणें गामा किरण और बैकुलर ने खोज की थी, और ये वेदन क्षमता इसकी क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इसके बाद दूसरी किरण के बारे में बात करेंगे। दूसरी किरणें दोस्तों एक्स किरणें। एक्स किरणें, देखिए एक्स किरणें, इनका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए रॉन्टजन ने इसकी खोज की थी। रॉन्टजन वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इनकी खोज की थी। वेदन क्षमता इसकी दोस्तों सर्वाधिक है, लेकिन एक दो गुण और भी है, इसमें हम बात करेंगे। रॉन्टजन जो है इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। इसका कृत्रिम रेडियोधर्मिता, कृत्रिम रेडियो धर्मिता में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा नाभिकीय, दोस्तों तीसरा नाभिकीय, ये एक्स किरणें मिटा देते हैं क्योंकि इसकी लाइन में आ जाएगी, समझ में ना आएगा आपको। सीधी सी बात है, गामा किरणें की खोज की थी बैकुलर ने, और उसमें बैकुलर ने वेदन क्षमता सर्वाधिक थी। कृत्रिम रेडियो धर्मिता, इसमें इसका जो प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम रेडियो धर्मिता में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नाभिकीय क्रिया में भी इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलिए नाभिकीय जो है अभिक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये थी आपकी सबसे पहले गामा किरण। गामा किरण के बारे में हमने जानकारी हासिल की दोस्तों, इनको और नज़दीक लेकें ताकि आपको दिख पाए। पहली किरण थी गामा किरण दोस्तों। अब दूसरी किरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अब दूसरी किरण के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दूसरी किरण क्या कह रही है? दूसरी किरण है एक्स किरण है। एक्स किरण है, और दोस्तों इसकी खोज की थी रॉन्टजन ने। इसकी दोस्तों खोज की थी किसकी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने, और इसका प्रयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आप देखिए एक्स किरणें हैं, एक्स किरणों की खोज किसने की? रॉन्टजन ने। और आपने एक्सरे के बारे में नाम सुना होगा, एक्सरे करवाया जाए कहीं पर भी, जब हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है बॉडी के अंदर, तब एक्सरे के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कहाँ किस स्थान पे हड्डी फ्रैक्चर हुआ है। तो वो पता लगाने के लिए एक्स किरणें रॉन्टजन ने इन्होंने इनकी खोज की थी। इनके माध्यम से हम चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था कि इसका रॉन्टजन नामक एक वैज्ञानिक हुए उनका। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी किरण की, जो हमारे सामने है, उसका नाम है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी दोस्तों, इन किरणों को बड़ी ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन इन किरणों के माध्यम से कहीं से भी पूछा जा सकता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने। पराबैंगनी की खोज की थी और रीटर ने, और इसका बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका जो पहला उपयोग होता है सेकाई करने में, और दूसरा जो तीसरा प्रयोग होता है दोस्तों, इसमें जो प्रमुख रूप से वो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इसका तीसरा प्रयोग होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। देखिए बात एक बार फिर समझिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। चिकित्सा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणें रीटर ने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में। जो आपने पराबैंगनी किरणों के बारे में नाम सुन रखा है, वो बैक्टीरिया को नष्ट करने में काम आती है पहली, और दूसरी सेकाई करने में, तीसरी प्रकाश विद्युत प्रभाव में इसका प्रयोग प्रमुख रूप से दोस्तों किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं और चौथी किरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो है दृश्य किरण। चौथी है दोस्तों दृश्य किरण।
आप देखिए दृश्य किरण है, इसकी खोज की थी न्यूटन ने। इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। इससे हमें क्या होता है? इस किरण से हमें क्या होता है? इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। एक बात फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यह बात ये बताना चाह रहा हूँ, दृश्य किरण है उसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। लेकिन न्यूटन इसका जो उपयोग होता है, इस जो किरण का, दृश्य किरण का, इससे हमें वस्तुएं क्या दिखाई देती है? बिल्कुल सिंपल है, ये जो शब्द है इसका नाम ही दृश्य है। दृश्य से देखना और दिखाई देना, ये बात है। और यहाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका उपयोग देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद एक बार फिर 4 के बाद 5वीं किरण के बारे में बात करेंगे हम। देखिए 5वीं किरण, 5वीं किरण दृश्य के बाद अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें दोस्तों, अवरक्त किरणें क्या होती है? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हर्शल ने की थी। अवरक्त किरणें, इसकी खोज किसने की थी? हर्शल ने की थी। और इसमें ये जो प्रयोग होता है, इसका प्रमुख रूप से 2 वस्तुओं के लिए, इसका 2 जगह स्थान पे यूज होता है। एक तो टीवी का रिमोट कंट्रोल करने के लिए, टीवी का रिमोट कंट्रोल आपने देखा होगा कंट्रोल करने में। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अवरक्त किरणें होती है, इंफ्रारेड बोल सकते हैं इनको, और नाम, दूसरा नाम दोस्तों अवरक्त किरणें, इसकी खोज हर्शल ने की थी। हर्शल नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। और ये जो है, इसका जो प्रमुख रूप से प्रयोग होता है टीवी का रिमोट कंट्रोल करने के लिए। आपने देखा होगा दूर बैठे टीवी के रिमोट के माध्यम से गाने या चैनल को चेंज करना हो तो उसके माध्यम से दोस्तों ये चैनल वगैरह चेंज किए जाते हैं। किसके माध्यम से? टीवी के जो एक किरण है वो अवरक्त किरण है। इसका दूसरा नाम इंफ्रारेड किरणें भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये और कुहरों में फोटोग्राफी, कुहरों में फोटोग्राफी करने में एक और सिंपल सी बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अवरक्त किरणें क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अवरक्त किरणें की खोज हर्शल ने की थी और इसका प्रयोग टीवी का रिमोट कंट्रोल करने में और कुहरों की फोटोग्राफी करने में इसका प्रमुख रूप से दोस्तों प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अवरक्त किरणें के बाद में अगली किरण है 6 नंबर किरण की बात करेंगे, लघु रेडियो तरंगें। लघु रेडियो तरंगें। देखिए लघु रेडियो तरंगें क्या होती है, इनके बारे में हम किसने खोज की थी? हेनरीज ने, हेनरी ने खोज की थी इसकी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिकों के बाहर के नाम है, इधर वाले नाम नहीं है रामबाम, लेकिन ये पीछे बहुत जो विदेशों के जो वैज्ञानिक हुए हैं उनके नाम है सारे अभी तक। लघु रेडियो तरंगें हेनरी ने इनकी खोज की थी और इसका जो प्रयोग है वो रेडियो, टेलीविजन, टीवी में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। रेडियो, टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख रूप से रेडियो टेलीविजन में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मुझे टीवी को हिंदी में क्या बोलते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टीवी को हिंदी में इसका नाम क्या है? ये जितने भी लोग वीडियो देखे उसको हिंदी में ज़रूर ये बताना कि इसका नाम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, टीवी को। ये उसका पूरा नाम है टेलीविज़न इंग्लिश के अंदर, लेकिन उसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताइएगा। नंबर 7 दीर्घ रेडियो तरंगें। ये भी जो लघु तरंग रेडियो दीर्घ, इसमें रेडियो का नाम आ रहा है साथ में। लघु तरंगें छोटी होती है, दीर्घ तरंगें बड़ी होती है, इसके बारे में बात हो रही है। रेडियो तरंगें, दीर्घ रेडियो तरंगें के बारे में बात करेंगे तो इसकी खोज मार्कोनी ने की थी। मार्कोनी ने की थी। इसकी खोज किसने की दोस्तों? मार्कोनी ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगें की खोज मार्कोनी ने की थी और इसका प्रयोग भी दोस्तों रेडियो और टेलीविजन में। दोस्तों एक गजब की बात एक बार फिर बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रेडियो की खोज किसने की थी?
रेडियो की खोज किसने की थी? किसने की? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों मार्कोनी। मार्कोनी नामक एक व्यक्ति वैज्ञानिक हुए थे और उन्होंने रेडियो की खोज की थी और इस दुनिया को पहली बार रेडियो के बारे में एक ऐसी मशीन लाई दुनिया के सामने, बताया कि एक ऐसा यंत्र हो सकता है जिसके माध्यम से हम दूर बैठे कहीं पे भी उनके न्यूज़ प्रसारण करेंगे, एक जगह से सारी जगह हमें सुनाई दे सकता है। ऐसा संभव किसने किया? तो वो मार्कोनी नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने ऐसा काम किया था। देखिए दोस्तों, अवरक्त किरणों के बारे में हमने जानकारी हासिल की, हर्षल ने खोज की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण किरणें, ध्यान रखिएगा परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई रिमोट को कंट्रोल करने के लिए किस विद्युत तरंग का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड बोलते हैं इसको। तो ये जो किरण है इसकी खोज हर्षल ने की थी कुओं में फोटोग्राफ साफ करने के लिए। जो उदाहरण है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि रेडियो या टेलीविजन के लिए कौन सी तरंगें हैं, दीर्घ रेडियो तरंगें, या ऐसे पूछा जाता है कुओं या फोटोग्राफी करने में किसकी जो है कौन सी तरंग प्रयोग की जाती है? तो वो अवरक्त किरणें हैं। ये प्रमुख रूप से क्वेश्चन है और ये प्रमुख रूप से तरंगे हैं, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। इसके साथ जो तरंगे थी इनके बारे में, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तरंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और मैंने कहा अयांत्रिक तरंगों के बारे में सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षा में। अब देखिए तरंग गति, दूसरा शब्द लिख रहा हूं मैं दोस्तों, तरंग गति। दूसरा शब्द है दोस्तों तरंग गति। बताने को बहुत सिंपल है तरंग गति क्या है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं कि तरंग गति क्या होती है। जब कभी हम समुद्र या तालाब के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर जहां जिस स्थान पर गिरता है उस स्थान से पानी अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर गिर सकता है, और जब ऊपर आता है तो वो वापस ऊपर आके फैल जाता है, और फैलने की वजह से वो पानी जब नीचे गिरता है तो वो लहरों के रूप में बहने लगता है। जब बहते बहते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं दोस्तों तरंग गति। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि तरंग गति क्या होती है। जब कभी समुद्र या तालाब के अंदर हम पत्थर डालते हैं तो पत्थर जहां गिरता है उस स्थान से पानी ऑटोमेटिक ऊपर आता है, और ऊपर आने के बाद पानी एक दूसरी चारों ओर पानी फैल जाता है। पानी जहां गिरता है वहां गिरने के बाद पानी कंपन करता हुआ आगे बढ़ता है लहरों के रूप में, और इस गति को क्या बोलते हैं? तरंग गति बोलते हैं। देखिए दोस्तों तरंग गति क्या है? विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के कारण, देखिए तरंग गति क्या है? विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के कारण तरंगों का, जब पत्थर डालोगे तरंग उत्पन्न होगी। विक्षोभ के कारण तरंगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, तरंग गति क्या है? विक्षोभ के कारण तरंगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, यह तरंग गति कहलाता है। आपको एक बार फिर बता देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। तरंग गति किसे कहते हैं? जब भी हम समुद्र या तालाब या किसी भी पानी के स्रोत में ले लीजिए, जब पानी के स्रोत के अंदर हम कोई पत्थर या कोई भी और भी चीज डालेंगे तो वो जब जिस स्थान पर गिरेगी उस स्थान से पानी विक्षोभ करेगा, पानी ऊपर उछलेगा, और जब पानी ऊपर उछलेगा तो चारों तरफ पानी गिरेगा, और गिरने के बाद जब पानी फिर लहरों के रूप में बहेगा, और इस तरह की जो तरंग होगी बहने की, उसको तरंग गति बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आवर्त काल। तरंग गति के बाद एक शब्द आया आवर्त काल। आवर्त काल, देखिए आवर्त काल क्या होता है इसके बारे में। माध्यम का कोई भी कण कंपन, माध्यम का कोई भी कण कंपन करता हुआ, देखिए आवर्तकाल क्या हो रहा है कि माध्यम का कोई भी कण कंपन करता हुआ क्या करता है?
अपना एक कंपन पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, जितना समय लेता है। देखिए एक बार फिर समझिएगा, आवर्तकाल क्या होता है? माध्यम का कोई भी कण कंपन करता हुआ अपना एक कंपन, ज़्यादा नहीं, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। देखिए आवर्तकाल क्या है कि माध्यम का कोई भी कण हो, कंपन करता हुआ एक अपना एक जो कंपन है पूरा करता है। जब एक बार किसी को लगा दिया तो उसकी आवाज़ आती है। जो आवाज़ एक कंपन पूरा होने में जितना समय लगता है वो आवर्तकाल है। कोई भी जैसे कांसे के बर्तन हो, उस बर्तन को अगर एक बार आप टच करोगे तो आवाज़, झरनाट सी आवाज़ निकलेगी, वो कंपन होगा। और जब तक वो कंपन चालू रहेगा, वो एक कंपन पूरा होगा, वो उसका क्या होगा? आवर्तकाल होगा दोस्तों। वो उसका क्या होगा? आवर्तकाल होगा। ये हम बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तरंग दैर्ध्य। उसके बाद एक और शब्द दोस्तों आपके समक्ष, एक और शब्द दोस्तों आपके समक्ष है, दूसरा है वो तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, ये शब्द क्या है? क्या अपने आप में परिभाषा देता है माध्यम का किसी भी माध्यम की बात हो सकती है। माध्यम का कोई कण, माध्यम का कोई कण जब अपने एक कंपन से जितनी दूरी तय करता है। देखिए बात सिंपल है, माध्यम का कोई कण जब अपने एक कंपन से जितनी दूरी तय करता है। अब यहाँ दूरी की बात हो रही है दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिएगा कि माध्यम का कोई भी कण एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बात सिंपल दोस्तों, दोनों में अंतर क्या था? आवर्तकाल में और तरंग दैर्ध्य में जो अंतर था प्रमुख रूप से वो यही था, यहाँ पे दूरी तय करता है और वहाँ पे दूरी तय नहीं करता था। वहाँ के समय की बात हो रही थी। वहाँ दोस्तों आवर्तकाल मतलब दूरी, मतलब समय के बारे में बात हो रही थी। तरंग दैर्ध्य मतलब दूरी की बात हो रही है। दोनों में इतना ही फर्क हो रहा है, यहाँ दूरी कितना तय करे, वहाँ समय कितना ले रहा है। वही आवर्तकाल था, यहाँ दूरी कितनी तय करे, वो तरंग दैर्ध्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और शब्द लिखते हैं, आवृत्ति। देखिए आवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि आवृत्ति क्या होती है। इसके बारे में, माध्यम का कोई भी कण, माध्यम का कोई भी कण, माध्यम का कोई भी कण दोस्तों, माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में, माध्यम का कोई भी कण दोस्तों एक सेकंड में जितने कंपन करता है, जितने जो है कंपन करता है, जितने दोस्तों क्या कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं।
जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसका। ये गोला है, आवर्ती माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में, यहाँ एक गाड़ी है जैसे उसको घूमने के लिए जो है एक 5 मिनट में वो 15 चक्कर लगाती है, तो वो उसका एक आवर्ती काल हो गया। वो एक 5 मिनट बाद वापस, जैसे 5 मिनट बाद यहाँ आएगी तो उसका आवर्ती काल ये हो गया, ठीक है ना। आवर्ती काल किसे बोलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इसके बाद ध्वनि जो तीसरा पार्ट होगा ध्वनि के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो तीसरे वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, आपको एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि ये जो ऑल जीके सेंटर है, इस पर अगर आप पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है, ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।